कि अगर हम कस्टम ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वो कैसे होगी Node.js APIs के अंदर। उसका फ्लो हमने ये प्लान किया था कि हम साइनअप के ऊपर साइनअप की एक API बनाएंगे जिसमें हम यूज़र DB में डाटा सेव करेंगे। उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये करेंगे कि पासवर्ड को हम हैश करके सेव करेंगे, और फिर एक लॉगिन की API बनेगी जिसमें हम पासवर्ड को पहले हैश करके कंपैरिजन कर लेंगे एग्जिस्टिंग हैश के साथ, और ईमेल का ईमेल से कंपैरिजन हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं तो मतलब यूज़र वैलिड यूज़र है, अगर वैलिड यूज़र है तो हम उसको JWT टोकन बना के दे देंगे। फिर जिस जिस API को वेरीफाई करना है, यानी जिसको प्रोटेक्टेड करना है, जिसको बोलना है कि तुम अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, मतलब जो लॉग्ड इन यूज़र है। लॉग्ड इन यूज़र कौन होगा? जिसने टोकन क्रिएट किया होगा, जिसका JWT टोकन बना होगा, जिसने लॉगिन किया होगा, जिसके पास वो टोकन है, वो ही यूज़र फिर हमारी एप्लीकेशन की दूसरी API चला सकता है। तो उसमें फिर हमने वेरीफाइड टोकन का चलाना है। अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो इनवैलिड यूज़र करके रिस्पॉन्स सेंड कर देना, अगर होता है तो फिर हमें API को चलने देना। ये हमने प्लान किया था। अब हम टोकन क्यों बनाएंगे, उसकी रीज़न ये है, तो अज्यूम करो लॉगिन का तो एक ही, जैसे फेसबुक के ऊपर लॉगिन का एक ही पेज होता है ना, एक दफ़ा हमने लॉगिन कर लिया तो फिर लॉगिन नहीं आता। फिर हम कोई भी वेबसाइट में फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे API रिक्वेस्ट हो रही होंगी ना, लेकिन उन API रिक्वेस्ट के अंदर लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने टोकन ऑलरेडी क्रिएट करके सेव किया हुआ है, वही टोकन वो यूज करते रहते हैं बार बार। अब टोकन के अंदर एक एक्सपायरी लिमिट भी होती है। अक्सर आपने ऐसी भी फील किया होगा कि आपने लॉगिन किया हुआ है, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही लॉग आउट हो जाता है। जैसे अक्सर जो बैंकिंग एप्स हैं वो खुद से मतलब इवन अगर आप उसको ओपन करके रखें, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसका टोकन खुद से इनवैलिड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया होता है, टोकन की एक्सपायरी सेट की होती है। जब हम JWT टोकन बनाते हैं उसमें हम ये भी सेट कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी टाइम क्या है। उसको कहते हैं 1 आवर 2 आवर। अगर 1 आवर रखेंगे तो 1 आवर वो ऐप यूज होती रहेगी, लेकिन 1 आवर के बाद जैसे ही वेरीफाइड टोकन होगा तो वो उसको इनवैलिड कंसिडर कर देगा। तो इनवैलिड में जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि वो गलत रॉन्ग हमें टोकन देता है तो इनवैलिड होगा। इनवैलिड में वो भी टोकन शामिल होंगे जो एक्सपायर हो चुके होंगे, तो वो भी हमारे इनवैलिड में ही कंसीडर होंगे, तो वो भी हमारे वेरीफाइड टोकन से मैनेज हो जाएगा। अब हम इसको जो है वो क्विकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें करनी पड़ेंगी Node.js के अंदर। अच्छा, Node.js के अंदर हमने जैसे ड्रा किया है साइनअप का। अगर हम राउट बनाते हैं तो साइनअप के राउट में तो सिंपली जो बाकी तो सारा वही है जो हमें आता है। जो यूनिक पार्ट है उसमें वो है कि आपने पासवर्ड को क्या करना है, हैश करना है। यही एक चीज़ है ना, बाकी तो सारा वही फ्लो है। तो पहले हम प्लेन पासवर्ड सेव कर लेते हैं, फिर हम हैश वाला बाद में करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि विदाउट प्लेन पासवर्ड से भी सारा काम हो जाएगा हमारा, लेकिन हैश पासवर्ड हमने रखना है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल API बनाते हैं जो साइन अप करे। तो साइन अप वाली API अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि कैसे बनेगी, सबसे पहले हम आएंगे, हमने क्योंकि अब स्ट्रक्चर भी बना लिया था, हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर में ही काम करें। तो स्ट्रक्चर में काम करेंगे तो राउट्स के अंदर आगे हम एक राउट फाइल बना लेंगे auth routes.js। जब auth routes.js बन गई तो इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम auth के राउट्स बनाएंगे। तो auth के राउट कौन कौन से होंगे, लॉगिन, साइन अप वगैरह, इस तरह की चीजें। तो जिस तरह हमने यानी प्रोडक्ट के राउट बनाए हुए हैं, इसी तरह हम फिर ऑथ के राउट भी बनाएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्सप्रेस रिक्वायर करनी है और आथ राउटर आपने क्रिएट कर लिया। सही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके आथ राउटर हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब आथ राउटर के अंदर हमारे पास हम एक पोस्ट की रिक्वेस्ट ही बनाएंगे लॉगिन साइन अप की, क्योंकि हमने ईमेल पासवर्ड लेना है ना साइन अप में भी और लॉगिन में भी। तो दोनों चीजें हमारे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, तो उनको हम दूसरे यानी क्यूरी पैरामीटर के साथ या राउट पैराम के साथ हम नहीं रिसीव करेंगे, या हेडर्स में रिसीव नहीं करेंगे। हम किस तरह करेंगे, थ्रू पॉडी पैरामीटर। तो इसलिए हम पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाएंगे।
जो पोस्ट की रिक्वेस्ट बनेगी, तो अब हमें पता है कि पहले पैरामीटर में हम पोस्ट की रिक्वेस्ट का डाटा डालते हैं और दूसरे पैरामीटर में हम फंक्शन डालते हैं जो उसको रिजॉल्व करता है। तो चूंकि हम ये फोल्डर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे प्लेस होगा, हम वो कहाँ पे बनाएंगे, कंट्रोलर के अंदर। तो हम यहाँ पे उसका नाम रख लेते हैं आथ कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इधर हम टेक्निकली जिस तरह हमने प्रोडक्ट के अंदर कंट्रोलर बनाए हैं, इसी तरह का कंट्रोलर हम जो है वो यहाँ पे भी बनाएंगे आथ कंट्रोलर के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल, क्योंकि यूजर का टेबल बनाना है, तो यूजर की कलेक्शन या टेबल बनाने के लिए उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल हमें कंट्रोलर में चाहिए होता है ना, डाटा सेव करने के लिए, गेट करने के लिए, सो ऑन। तो हम जिस तरह प्रोडक्ट का मॉडल हमने बनाया था, सेम इसी तरह हम मॉडल बना लेंगे ऑथ मॉडल डॉट जेएस। तो हम कर लेंगे मोंगोज ले लेंगे और ऑथ मॉडल का हम स्कीमा बना लेंगे। जैसे हमने इसके अंदर यूजर नेम की बना ली कि टाइप स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ट्रिम ट्रू होगा, मैक्स लेंथ मिनिमम लेंथ 3 कैरेक्टर की होगी, मैक्सिमम इतने की होगी, और वैलिडेट भी उसने काफ़ी चीज़ों के साथ लगा दिया। इसी तरह पासवर्ड का है, यानी यूजर नेम होगा और इसमें ये सारी वैलिडेशन लगा दी है ताकि कलेक्शन में डाटा सेव होने से पहले अच्छी तरह जो है वो वैलिडेट हो जाए। पासवर्ड जो है वो उसकी लेंथ सेट कर दी, मिनिमम लेंथ, उसकी वैलिडेशन परफॉर्म हो गई, उसका मैसेज सेट हो गया। ईमेल रिक्वायर्ड होगी, यूनिक ट्रू कर दिया ईमेल, क्योंकि हम एक दफ़ा एक ईमेल से साइन अप कर लेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा साइन अप उससे हो, और उसकी वैलिडेशन जो है वो हमने सेट कर दी। डेट जो है वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। अभी के लिए उसने ये फील्ड्स हमने डालनी है। यूजर नेम होगा जो रिक्वायर्ड फील्ड है, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ की वैलिडेशन है, और कस्टम वैलिडेटर भी हमने लगा दिया उसको टेस्ट करने के लिए कि वो डाटा हमारा एक्यूरेट है या नहीं। और इस तरह सेम पासवर्ड की लेंथ सेट हो गई चीज़ें, और ईमेल के लिए हमारे पास ईमेल की चीज़ें जो हैं वो सेटअप हो गई। वैलिडेट क्या करता है कि अगर एक ईमेल है वो यूनिक ट्रू है, ट्रिम ट्रू है, रिक्वायर्ड भी है, लेकिन वो एक्चुअली ईमेल है या नहीं, इसको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। उसके लिए वैलिडेट की जो इसकी की है उसमें हम वैलिडेटर का फंक्शन पास करते हैं। वो क्या करता है, उसके अंदर हम कोई भी फंक्शन लगा के उसके अंदर हम उसको वैलिडेशन कर सकते हैं, यानी उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि ईमेल वैलिड है या नहीं। जैसे कि हमने उसको बोला है कि ये मतलब उसमें ए टू जी छोटा बड़ा कोई भी नंबर, कुछ भी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है, फिर उसके अंदर एट आना जरूरी है, फिर उसके अंदर डॉट आना जरूरी है, फिर उसके अंदर कॉम आना जरूरी है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे वैलिडेशन जो है लगा दी है। अगर ये नहीं होगा तो हम कह देंगे इज नॉट वैलिड ईमेल। तो हम सिंपली हमें इसको वैलिडेट करना है थ्रू ये जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है। कस्टम लगा सकते हैं, जैसे यब वगैरह में कर सकते हैं। स्कीमा में करने का फायदा ये है, इवन यब में आपने लगाया लेकिन यब की वैलिडेशन काम नहीं करनी या कुछ, इस स्कीमा ने सिक्योर करना है डेटाबेस को, यार डेटाबेस में गलत डाटा सेव ही ना हो। हम जो अभी हम मॉडल की वैलिडेशन बना रहे हैं, हमें इससे ऊपर यप वगैरह की अपनी वैलिडेशन भी लगानी चाहिए, जोड की यप की अपनी वैलिडेशन भी लगानी चाहिए। यानी जब यूजर का डाटा है पहले हम अपनी यप वगैरह की वैलिडेशन से गुजारें, अगर वो ठीक है फिर हम डीबी को बोलेंगे सेव करो। और ये तो सेफ्टी है डीबी के लिए कि अगर हमारी यप की वैलिडेशन में कोई मिस्टेक है, कुछ है डाटा, तो डीबी लेवल के अंदर भी डाटा जो है वो गलत सेव ना हो। तो हमने अभी के लिए यूजर नेम लिया है, पासवर्ड लिया है, ईमेल लिया है, और डेट जो है वो डिफॉल्ट में खुद से हम सेव कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूजर नेम आ गया, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमने उसको यूजर नेम बोल दें या इसको फुल नेम बोल देते हैं अभी के लिए। फुल नेम, पासवर्ड और ईमेल, और वो आर्मी कैमल केस होता है तो हम भी कैमल केस ही रखते हैं। अच्छा, फुल नेम आ गया। और यूजर से हम क्या साइन अप के दौरान पूछ सकते हैं, ईमेल पूछ ली, पासवर्ड पूछ लिया, उसका फुल नेम ले लिया, और डेट बाय डिफॉल्ट हो रही है। जेंडर वगैरह पूछ सकते हैं आप लोगों की उसके लिए,
जैसे अब ये रोल डिफाइन कर रहे हैं कि वो एडमिन है या नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे उसको उसने इज एडमिन बोला है तो हम उसको रोल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक इनम होता है। इनम का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। देखो, अगर आप रोल डिफाइन कर रहे हो तो रोल तो 2 3 4 फिक्स होंगे ना, तो उसको इनम में डिफाइन करना जरूरी है। उसकी रीजन क्या है, अगर आप उसको इनम में डिफाइन नहीं करते तो यूजर मतलब गलती से कोई इसमें एबीसी सेव हो गया तो एबीसी सेव एबीसी रोल की तो हमारे पास लॉजिक ही कोई नहीं है ना, तो इसलिए हमने रोल को क्या कर दिया, यूजर होगा या एडमन। इसी तरह आप कोई डॉक्टर पेशेंट की बना रहे हो तो उसमें डॉक्टर या पेशेंट हो जाएगा। सुपर एडमन भी अगर आप बना रहे हो तो यूजर एडमन में भी साथ में सुपर एडमन आ जाएगा। ये 3 रोल हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। और उसके इनम आ गया डिफॉल्ट टाइप। डिफॉल्ट जो है हमने क्या रख दिए, यूजर। अगर आप मतलब साइन अप करते हुए खुद से इंजेक्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट में क्या होगा, यूजर उसका सेट हो जाएगा। तो टेक्निकली जब हम इस रोल के अंदर वैल्यू सेव करनी चाहेंगे और इन 3 के अलावा करनी चाहेंगे तो वो हमें करने नहीं, यानी हम एबीसी सेव करने चाहेंगे तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि स्कीमा में हमने वैलिडेशन लगा ली है ना, यानी इनफ डिफाइन कर दिया कि इन 3 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, तो वो ताकि वो फिक्स रहे तीनों वैल्यू। अच्छा, अब ये हमारा स्कीमा बन गया जिसमें फुल नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, डेट है और रोल है। और भी अगर आप बाद में कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिक साइन अप फॉर्म हमने ये बना लिया है। ये जो वैलिडेटर का फंक्शन है ये इसको वैलिडेट करता है। अगर ये वैलिडेट नहीं कर पाता तो ये मैसेज को कॉल कर देता है। मैसेज के अंदर हम फिर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या करता है, जो भी यूजर की इनपुट थी वो देता है, उसकी हमने बोला डॉट वैल्यू जो है वो इनवैलिड, जैसे एक स्ट्रिंग हमने एक कस्टम मैसेज बना के रिटर्न कर दिया। प्रोब्स कहाँ से आ रही हैं, जो यानी ईमेल का डाटा और बाकी जो डाटा आया होगा हमारे पास, यूजर ने जो इनपुट दिया होगा, जो भी हमारे पास स्कीमा होगा, तो उसको यूज करके हम सेव करेंगे ना, जैसे न्यू करके हम जब उसके अंदर डाटा डालते हैं तो वो वैलिडेशन के लिए जाता है, तो वहां से वो जो डाटा आएगा वो इसकी प्रॉप्स कहलाएंगे, समझे। वही डाटा आपको इस फंक्शन में भी मिलेगा। अच्छा, ये बना लिया। अब यहां पे इसका हम नीचे बना लेते हैं, इसको ऑथ बोल डाटा सॉरी कलेक्शन का नाम हमें ऑथ नहीं रखना, क्या रखना है, यूजर्स, ठीक है। बड़ा रखते थे कलेक्शन का नाम, या छोटा रखते हैं, बड़ा ही सही है। तो ये मैंने यूजर्स करके जो है वो बना लिया है, कलेक्शन का नाम बना लिया। तो इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब स्कीमा आ गया, यूजर के कलेक्शन में डाटा सेव होगा और वो इस वाली शेप में डाटा सेव होगा। अब हम जाते हैं कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पे हम अब जो हमने स्कीमा बनाया है उसको यूज करते हुए डाटा क्या करेंगे हम, अब स्कीमा में हमने काफी वैलिडेशन लगा दी है तो हमें अपनी कस्टम वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बेहतर तो ये है कि जैसे ही कंट्रोलर में मैसेज आए, डाटा आए, पहले उसको हम खुद वैलिडेट करें इफ के साथ, यप के साथ, जोड़ के साथ। तो जब वो वैलिडेट कर दे फिर हम आगे डाटाबेस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं और उसका नाम रख लेते हैं, मे बी उसका नाम रख लेते हैं क्या कहना है, साइन अप कंट्रोलर। एक फंक्शन बन जाएगा और उसमें आ जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे हम पहले ट्राई कैच लगा लेते हैं। अगर कुछ भी एरर आता है तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाता है, साथ में एरर भी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। मैसेज और एरर हमने रिटर्न कर दिया, स्टेटस भी कर देते हैं फेड, ठीक है, ऑल सेट। और इसमें अब हम सबसे पहले
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पैरामीटर से जब डाटा लेंगे तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसको हम पास करेंगे आगे। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली चाहिए जो हमने सेव किया हुआ है रिकॉर्ड अपना, उसके अंदर स्कीमा जो बनाया हुआ है, तो स्कीमा की मदद से हमने वैलिडेशन करनी है ना। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा जो यूजर का ऑब्जेक्ट है, यूजर डाटा, वो कहाँ से आ जाएगा, रिक्वेस्ट डाटा बॉडी से। और उसके बाद हमारे पास उसको सेव करने के लिए रिकॉर्ड है, हम बोलें कस्टम न्यू यूजर, न्यू यूजर्स, मॉडल से वो यूजर्स ले लेगा, हमने छोटा रखा हुआ है उसको, टेक्निकली बड़ा होना चाहिए ना। न्यू यूजर्स और उसका ऑब्जेक्ट यूजर डाटा पास कर देंगे। अब अगर उसको नहीं, ये इस वाली लाइन पे जो आप पूछ रहे थे ना कि डाटा प्रॉप्स क्या होंगी, तो देखो हम यूजर के मॉडल को क्या दे रहे हैं, यूजर डाटा। और यूजर डाटा कहाँ से आ रहा है, फ्रंट एंड से, यानी बॉडी पैरामीटर्स में आ रहा है। तो यहाँ वो डाटा आ गया, वो हमने यूजर्स को दे दिया। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे ये प्रॉप्स में आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमने इसको फंक्शन में पास किया हुआ ना उधर से। तो ये हमारा हो गया। अब इसको सिंपली हमने क्या कर दिया, न्यू यूजर डॉट सेव। अब इसमें टाइम लगेगा तो हम इसको बना लेते हैं एसिंक, और इधर क्या हो जाएगा अवेट। अगर ये सेव कर देता है तो हमें ये क्या देगा, यूजर दे देगा ना, जो न्यूली सेव्ड यूजर है। और उसी को हम क्या कर देंगे, रिटर्न से मैसेज सक्सेसफुली क्रिएटेड, और डाटा के अंदर जो है वो यूजर भेज देंगे। सही है। तो ये हमने एक सिंपल सा कंट्रोलर बना लिया है। इस कंट्रोलर को अब हमने कहाँ पे लगाना है, राउट्स में। पहले पैरामीटर में राउट आ गया, साइन अप कर देते हैं इसको, और दूसरे पैरामीटर में क्या आ जाएगा, कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम क्या है, साइन अप क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि हमने एक से ज्यादा करने हैं तो हम यहां से क्या रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ठीक हो गया, ये हमने सिंपली साइन अप कंट्रोलर। अब साइन अप पे पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो वो साइन अप कंट्रोलर के पास जाएगी। अच्छा, अब हमने ये राउट अभी हम एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ राउट तो बना लिया लेकिन इसको मेन फाइल में ऐड नहीं किया। तो मेन फाइल में कैसे ऐड होता है, जिस तरह प्रोडक्ट का बनाया है ऐसे ही हम ऐप डॉट यूज ऑथ, और उसको हम रिक्वायर कर देंगे ऑथ राउट्स, तो वो खुद ही यहाँ से ले लेगा। तो सिंपली अब डायरेक्टली मतलब ऊपर रिक्वायर करके वो भी पास कर सकते हैं और डायरेक्ट रिक्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर करके जो भी वेरिएबल आएगा वो खुद ही बन जाएगा ना इधर। तो ये भी ठीक है, अगर आपने सेम पिछले की तरह करना है तो वो भी चल जाएगा। ऑथ राउटर, और यहाँ पे सिंपली ठीक हो गया, इधर आ रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक साइन अप फॉर्म बन गया। अब साइन अप के अंदर अगर आप लोगों ने, अब हमारा एक्चुअल राउट क्या होगा जिस पे रिक्वेस्ट हमने साइन अप के लिए करनी है, फॉरवर्ड स्लैश ऑथ और फॉरवर्ड स्लैश साइन अप, वो हमारा एक्चुअल राउट। और उसके अगेंस्ट ये फंक्शन चलेगा साइन अप कंट्रोलर, और इस साइन अप कंट्रोलर के अंदर हमारी ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गई है, चीज जो है वो चल जाएगी। ऑल सेट। यहां तक कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज के अंदर नहीं है? लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने देखा हो तो हमने जो भी डाटा आ रहा है ना साइन अप कंट्रोलर में, जो भी क्लाइंट साइड से डाटा आ रहा है उसको सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डीबी में सेव कर रहे हैं।
तो कोई पासवर्ड वगैरह हैश नहीं कर रहे। तो अगर हम इसको कॉल करते, पहले इसको रन कर लेते हैं सर्वर को, नोडमोन सर्वर डॉट, अच्छा आ गया, ये चल गया। तो लोकल होस्ट 5000 पे हमारा कोड जो है वो चल रहा है। तो पोस्टमैन में खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड स्लैश साइन अप। हम इसको करते हैं तो वो हमें फेल कर देगा, क्यों, ईमेल नहीं वगैरह आई, पासवर्ड भी नहीं आया और फुल नेम भी नहीं आया, क्योंकि बॉडी पैरामीटर दिए नहीं तो आएगा कहाँ से। तो रा में यहाँ पे जेसन, तो यहाँ आ जाएगी, क्या क्या आएगा, फुल नेम, जैसे अली, ईमेल जैसे ali@gmail.com, और रोल तो बाय डिफॉल्ट वो डाल देगा ना यूज़र, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अगर आपने देखा हो तो एरर्स में वो बता भी नहीं रहा, वो कह रहा है ईमेल रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है और फुल नेम, बाकियों को वो रिक्वायर्ड कंसीडर नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि वो डिफॉल्ट सेट है। पासवर्ड उसमें हम रख लेते हैं एडमिन टू, ठीक हो गया। और यहाँ से हमने, ठीक हो गया। अब मैं हिट करूंगा, वो कह रहा है एडमिन इज नॉट अ वैलिड पासवर्ड, शायद बड़ा ए भी कंसिडर कर रहा है, लेंथ का मसला है। वो @ डाल रहे थे ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी वैलिडेशन का हमें फायदा हो रहा है ना कि गलत अगर डाटा जा रहा है तो नहीं। एडमिन 1212 हमने पासवर्ड यूजर क्रिएट कर दिया, मैं दोबारा हिट करूंगा तो वो एरर देगा क्या, ईमेल डुप्लीकेट का, क्योंकि ईमेल जो है वो पहले ऑलरेडी बन गई है। अच्छा, अब ये ali@gmail.com मेरी ही ईमेल है या नहीं है, ये चीज़ें वो कल हमने डिस्कस किया था। टेक्निकली साइनअप तो हो गया है लेकिन लॉजिकली ठीक साइनअप नहीं हो, क्योंकि ओटीपी होना चाहिए ना ईमेल, ताकि वैलिड ईमेल जो है वो आए। तो फिर इन बिटवीन अगर हमें ओटीपी वाली लॉजिक लगानी है तो ये सेव वाली लॉजिक चलाने से पहले हमें अपनी कस्टम लॉजिक चलानी पड़ेगी जो ओटीपी सेंड करे। फिर ओटीपी को हमें किसी और टेबल में सेव करना पड़ेगा, फिर जो ओटीपी लेके आएगा उसको फिर हम वेरीफाई करेंगे, फिर उसकी और जो है वो कंप्लीट होगी। तो थोड़ी कस्टम लॉजिक्स हमें लिखनी पड़ती हैं उसके लिए। तो अज्यूम करेंगे हमारा सब कुछ ओके है। अब हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएट हो गया, तो अगर हम कैंपस पे जाएं और यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने किया होगा वही होगा। हमारी ऐप का नाम क्या था, अच्छा ये अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा हुआ, इन्होंने हमें अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी दी हुई है। उसका हमें फ़ायदा ये है कि आपको एटलस क्लाउड पे जाके लॉगिन नहीं करना पड़ता। मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हम करते हैं कि हैं सिंपली एप्लीकेशन को ओपन किया मोंगोडीबी कंपास को, यहाँ पे सिंपली कनेक्शन स्ट्रिंग हम दे देते हैं। यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग दी तो जैसे जैसे मैं ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग दे के कनेक्ट करता हूँ तो मुझे मेरी डीबी से कनेक्ट कर देता है, और उसमें जितनी भी डाटाबेस, जैसे ये एडमिन डाटाबेस होगी कोई, इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, इसमें फिर जो जो चीज़ें मेरे पास उसमें सेव हैं वो मुझे यहीं से विजिबल कर देगा। तो कंपस यानी एटलस क्लाउड पे जाके लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम वहाँ पे भी जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो डीबी का नाम है वो क्या है। डीबी फॉरवर्ड स्लैश वाली है, इसमें पता नहीं अब यही है, ये टेस्ट वाली है, ये इसमें अली एडमन एड 1 2। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे पासवर्ड जो है प्लेन पासवर्ड सेव हो गया। अच्छा, अब लॉगिन करके आएगा यूजर का एडमिन 1212 देता है, हम कंपैरिजन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये तरीका का ठीक है नहीं है। तो उसके लिए भी हम एक तो हैश पासवर्ड लगाना है, वो हम बाद में लगा लेंगे। अभी के लिए हमने एक्चुअली हमारा साइन अप हो रहा है और डीबी में हमारा डाटा भी सेव हो रहा है, उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमारा साइन अप हो गया तो अब हमने लॉगिन वाली लॉजिक लगानी है ना, यूजर लॉगिन हो सके। तो लॉगिन की लॉजिक मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। सबसे पहले तो हमें कंट्रोलर लिखना पड़ेगा किसका, लॉगिन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ट्राई आ गया। अच्छा, लॉजिक क्या बनी, हमने लॉगिन कंट्रोलर में क्या लिख किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लिया ईमेल और सिंपली ईमेल पासवर्ड को हमने फाइंड कर लिया, जिधर ईमेल ये और पासवर्ड ये हो। चूंकि हैश नहीं किया हुआ तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। अगर दोनों ठीक हैं, अगर यूजर मिल जाता है, उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, तो हम कहेंगे सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली और डाटा में यूजर भेज देंगे। अगर नहीं है तो हम कहेंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। और कैच के अंदर हमने क्या दिया, इंटरनल सर्वर एरर, जो भी एरर आएगा वो भेज दिया। अब अगर ये वाला कंट्रोलर मैं यूज करता हूं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके आथ राउट्स में एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, आथ राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन और दूसरे में लॉगिन कंट्रोलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगर ये सारा कॉपी कर लेते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं और उसको कहते हैं लॉगिन। ठीक है, हिट करते हैं तो वो इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। टेक्निकली शायद हमने बॉडी पास नहीं की, लेकिन एक्चुअल एरर उसको देना चाहिए था ना। तो इसमें आ जाएगा ईमेल @gmail.com और पासवर्ड में वो क्या कह रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। कौन सी कंडीशन चली फिर, उसको यूजर नहीं मिला, एल्स वाली चली ना, ऐसे ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पासवर्ड और ईमेल क्या दी थी, गलत। अब हम सही दे देते हैं, अली @gmail और पासवर्ड क्या था, लॉगिन सक्सेसफुल, और ये सारा डाटा आ रहा है। अच्छा, इस डाटे में एक और मसला भी है कि हम पासवर्ड भी रिटर्न कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमें ये टेक्निकली पासवर्ड रिटर्न नहीं करना, क्योंकि एक तो पासवर्ड हमारे पास हैश होगा और वैसे भी हमने हैश पासवर्ड भी रिटर्न नहीं करना है। लॉगिन साइनअप की एपीआई में कभी भी पासवर्ड हमने रिटर्न नहीं करना। अच्छा, लॉगिन हो रहा है, लेकिन लॉगिन के अंदर हमें टोकन नहीं मिल रहा, हमें यही पता लग रहा है लॉगिन हो रहा है और ये यूजर की डिटेल है। अब अगर ऐसा होने में मसला ये है कि दूसरे राउट में हम क्या इंफॉर्मेशन भेजें कि मैं कहूं कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं। वो इंफॉर्मेशन हमने क्या कंसीडर किया, वो क्या होनी चाहिए, JWT टोकन। अभी हमने वो नहीं बनाया, यहां पे नहीं बनाया ना। सिंपल सी एक लॉजिक लगाई हुई है, क्या
ईमेल और पासवर्ड मैच करें, यूजर मिलता है तो कह दें सक्सेसफुल यूजर, अगर नहीं मिलता यानी लेंथ अगर 0 से बड़ी है, अगर नहीं मिलता तो सिंपली कह दें फेल्ड। सही हो गया। तो फिर उसको कहते हैं इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, अगर कोई और एरर आता है तो इंटरनल सर्वर एरर आए। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक्चुअली टोकन क्रिएट करना है। एक तो टोकन क्रिएट करना है, दूसरा यूजर के अंदर से जो पासवर्ड है उसको रिमूव करना है ताकि रिस्पॉन्स में पासवर्ड ना जाए। तो हमने जो रिस्पॉन्स करना है टेक्निकली वो हमने यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक हो गया। जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने ले ली उससे। इसको यहाँ पे ले जाना चाहिए। और ये यूजर रिटर्न हमें यूजर की जगह रिटर्न करना है ताकि उसमें से क्या निकल जाए, पासवर्ड निकल जाए। तो हमने उसमें से कुछ चीज़ें रख ली हैं जो हमारे काम की हैं, बाकी हमने निकाल दी हैं। अभी सिर्फ ईमेल, फुल नेम और रोल ही आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही। एक तो ये करना है हमने, वो तो हो गया, आपको समझ आ गया। अब अगर यूज़र उसको मिल जाता है तो टेक्निकली उसका JWT टोकन भी मुझे इसी किसी प्लेस पे बनाना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो इशू है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Node.js के अंदर जेसन वेब टोकन चाहिए। जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी है, इसमें काफी ज्यादा डाउनलोड भी है। हम इसको कॉपी यहाँ से कॉपी करेंगे, एक और बना लेंगे इधर, उसमें आगे सिंपली हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, जेसन वेब टोकन को। अब यहाँ से इसका कोड स्निपेट अगर देखना शुरू करें हम, तो जेसन वेब टोकन को हमने लेना है और उसके अंदर ये कुछ चीजें जो हैं वो देनी है, साथ में एल्गोरिथम कौन सा यूज करना है ये भी बता सकते हैं हम। तो इसके अंदर हम एक्सपायरी दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं और अपना सीक्रेट देना है हमने। तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हमें टेक्निकली पास करना है इसके अंदर एक्सपायरी और डाटा, कितनी देर में एक्सपायर होगा, डाटा देना है और अपना सीक्रेट जो है वो देना है। अच्छा, एक और ये कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन वगैरह हम एक्सपायर जो है वो इस तरह से सेट कर सकते हैं कि 1 घंटे में सेट हो जाए और इस तरह की कुछ चीज़ें वो ऑप्शन दे रहा है। तो हम टेक्निकली ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये सबसे इजी मुझे लग रहा है। तो हम ने क्या करना है, यहाँ पे आके अगर यूज़र उसको मिल जाता है और सारी चीज़ें ओके होती हैं तो हम यहाँ पे आके इस कोड को प्लेस करेंगे। इसमें क्या है, JWT.sign। अब उस साइन के अंदर आप क्या डाटा रखना चाह रहे हैं ये आपकी मर्जी है। तो उसमें टेक्निकली हम जो डाटा हमने नीचे बनाया ना वो ही पास कर देते हैं, यूजर रिजल्ट वाला। तो यहाँ पे पहले पैरामीटर में हमने डाटा देना था, तो वो हम यूजर रिजल्ट पास कर देते हैं। ठीक है, जिसको हमने डाटा सेव करना है उसके अंदर। और सीक्रेट के अंदर सीक्रेट। अब ये जो सीक्रेट है ना ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे की जो है वो होनी चाहिए जो डिटेक्ट होना मुश्किल हो, क्योंकि इस सीक्रेट की के ऊपर ही सारी चीजें जो है वो बेस करेंगी। इससे हम टोकन बना रहे हैं। और तीसरे पैरामीटर में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी टोकन में, जैसे मैं कह रहा हूँ ये टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए 1 घंटे में। तो ये 3 चीजें। अब ये जो सीक्रेट की है वो एक तो हमें नॉर्मली कोड में नहीं करनी ताकि गिट वगैरह पे अपलोड ना हो। इसको मैं यहाँ पे सीक्रेट की जो है वो इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
और इस सीक्रेट की को हम यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर में यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे? प्रोसेस डॉट उसका नाम क्या था? सीक्रेट की। ठीक हो गया। तो प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की आ गया शुरू में, रिजल्ट जो डाटा सेव करना था एक्सपायर, ये हमें एक बना देगा क्या? टोकन। की तो हमारी है, उसी से तो सारे टोकन्स बनने हैं सब यूजर के, वो तो परमानेंट है। देखो ना, हम कह रहे हैं ये, हम उसको JWT को कह रहे हैं एक टोकन बनाओ, उसमें ये वाला डाटा सेव करो यूजर का, ये वाली की यूज करके टोकन बनाओ और इतनी देर में एक्सपायर होगी। फिर हम ये सेम सीक्रेट की करके उसको यूज करके वेरीफाई करेंगे। जब चेंज हो गया तो फिर तो वेरीफाई जब वेरीफाई करेंगे तो वो कहेगा एक्सपायर्ड टोकन, तो फिर वो कहेगा दोबारा लॉगिन करो, ये लॉग आउट कर देगा वो आपको। यूआई पे आप जरा डैशबोर्ड पे थे, आप गए, एपीआई कोई कॉल हुई, उसने कहा कि टोकन एक्सपायर हो गया, तो हम उसके रिस्पॉन्स में अगर हमें ये मिलता टोकन एक्सपायर हो गया, तो हम लोकल स्टोरेज से रिमूव करके यूजर को लॉगिन पेज पे भेज देंगे। अगर आप एक्सपायर 365 डेज रख देते हो या लंबा एक्सपायर रख देते हो, तो वो फिर ऑलवेज वैलिड रहेगा टोकन। फ्रंट एंड पे, यानी रिएक्ट जेएस के अंदर, रिएक्ट नेटिव में जो लोकल स्टोरेज होती है ना, उसमें सेव कर देंगे या रिडक्स में सेव कर लेंगे। रिडक्स में सेव करेंगे, क्या होगा? रिफ्रेश करने पे फिर वो, रिडक्स तो रैम में होती है ना, जाया हो जाएगा, फिर यूजर को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं। लोकल स्टोरेज परमानेंट उसी ब्राउजर में रहती है। हाँ, अगर आप ब्राउजर चेंज कर लोगे तो आप लॉगिन नहीं रहोगे, फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, जिस तरह अभी अक्सर ऐप्स में होता है ना, अगर सेम ब्राउजर में हो तो वो चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप चेंज करके कुछ खोलोगे तो वहां पे लॉग आउट हो जाता है। अच्छा, ये टोकन मिल जाएगा मुझे, और इस टोकन को सिंपली हम यहाँ पे यूजर का रिजल्ट जो भी है और साथ में टोकन जो है वो पास कर देंगे। ठीक है, ये टोकन आ गया। अगर मैं अभी लॉगिन करता हूं, सर्वर एरर तो आ रहा है, ये एरर हमें रिटर्न क्यों नहीं करना? वो उसी की में सेव कर देता ना, इसलिए वो, इसलिए ये JWT हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, रिक्वायर नहीं किया हुआ। तो टेक्निकली इसको हमने क्या करना है, ईमेल, फुल नेम, रोल और टोकन। अब ये टोकन आ रहा है, अगर मैं इस टोकन को आपको दिखाता हूं ना व्यू करके कि इसमें क्या है, मैं इसमें व्यू करके दिखाता हूं आपको। इसमें ये है ईमेल, ये फुल नेम, ये रोल, ये एक ये यूनिक कोड है और एक साथ में ये एक्सपायरी डेट है। यानी ये JWT.io के ऊपर आगे अपना टोकन आप पेस्ट करोगे ना, तो आप उसको वो दिखा देगा इस टोकन के अंदर क्या चीज है। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे यार टोकन में हमें, आपने देख लिया कि क्या है इसमें, लेकिन टोकन में हम अक्सर वही डाटा रखते हैं जो पब्लिक होता है, उसका इशू नहीं है। कोई यूजर टोकन में से डाटा देख भी ले तो उसका ही डाटा है, देख ले तो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग। लेकिन मेन बात है कि टोकन बना जिस चीज से है, और ये एक टोकन है। अब ये टोकन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ये टोकन मेरा ही टोकन है, ये तभी वैलिडेट हो पाएगा अगर मैं वेरीफाई करते हुए भी सेम सीक्रेट की यूज करूंगा। अगर मैं सीक्रेट की चेंज करके यूज करूंगा, वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो वो चेंज, तो इसलिए आपकी जो सारी सिक्योरिटी है वो इस सीक्रेट की के ऊपर है। अगर आपकी सीक्रेट की आपने दे दी किसी को, तो फिर सारी वैलिडेशन खत्म, फिर वो
आपके टोकन को खुद से वैलिडेट कर पाएगा, आपका डाटा निकाल पाएगा, सारे काम हो जाएंगे। तो टेक्निकली ये सीक्रेट की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब हमारे पास सीक्रेट की भी आ गई है यहाँ पे, ऐसी है ना। तो उस सीक्रेट की के अगेंस्ट हमने क्या करना है अब, सॉरी, अब हमारा लॉगिन हो रहा है। अब लॉगिन को यूज करते हुए टोकन हमारे पास आ रहा है। अब हमने कंडीशन लगानी है किसी भी दूसरी एपीआई पे, लॉगिन साइन अप पे तो नहीं लगा सकते ना कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो, तो लॉगिन कैसे करेगा अगर ऑलरेडी लॉगिन होगा। तो जो जैसे प्रोडक्ट्स वाली एपीआई हैं उन पे हमने कंडीशन लगानी है कि अगर वो वैलिड टोकन रिटर्न नहीं करते तो हम उसको क्या कर दें, इशू क्रिएट करना है उसके ऊपर। तो हमें मिडलवेयर में ये चीज़ें जो है वो डालनी पड़ेंगी, उनके मिडलवेयर में कि वो चीज़ इसको यूज करें। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमें एक मिडलवेयर बनाना चाहिए। जो आज का मिडलवेयर हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, उसी को ही हम यहाँ पे डिफाइन जो है वो करेंगे ताकि सारी रिक्वेस्टें इसके थ्रू जो है वो हैंडल होके जाएं। जैसे अब प्रोडक्ट वाला हमारे राउट्स हैं, अब वो सारे राउट हमारे इस वक्त चल रहे होंगे, क्रिएट के, एडिट के, डिलीट के, क्योंकि हम उनको वैलिडेट नहीं कर रहे। अब मैंने इसको वैलिडेट करना है तो मुझे इसको आथ राउट से जो है वो गुजारना, यानी मिडलवेयर से गुजारना पड़ेगा कि जो वेरीफाई करे टोकन। तो मैं एक मिडलवेयर बना लेता हूँ, वेरीफाई टोकन का। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हमने अगर कोई भी एरर आता है तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, स्टेटस फेल्ड करके मैसेज आना अनऑथराइज्ड एक्सेस, और एरर के अंदर एरर डाल देंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे हम, अगर हमारे पास जो JWT टोकन आता है हेडर्स के अंदर, उसमें अगर इशू है, यानी वो जो टोकन है वो वैलिड टोकन नहीं है, तो हम कह देंगे कि जो भी हमारा चीज़ें हैं वो गलत हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं JWT रिक्वायर कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि हेडर के अंदर से टोकन लें। तो हेडर के अंदर से हमने क्या किया, टोकन जो है वो रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट कर लिया। पहला जो टोकन है उसका, वो टोकन हमने हेडर की ऑथराइजेशन में से ले लिया। अगर टोकन नहीं आता हम कहेंगे नो टोकन प्रोवाइडेड। अगर टोकन आता है तो हमने क्या किया, JWT डॉट वेरीफाई। अब जो टोकन आया यूजर ने जो दिया है हेडर के अंदर वो पास किया है, साथ में देखें हमने क्या किया, सेम सीक्रेट की यूज की है, प्रोसेस डॉट env डॉट। अगर ये सेम होगी, अगर ये डी कोड हो जाता है सक्सेसफुली, तो हम कह देंगे कि यूजर मिल गया, और उसको हम सेव कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, और हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। अगर नहीं होता तो हम जो है वो एरर, ये खुद ही JWT डॉट वेरीफाई एरर थ्रो कर देगा, जो कैच के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब हम अगर इसको चलाते हैं और कोई भी दूसरी एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करते हैं जिधर हम इस वेरीफाई टोकन को यूज करेंगे, जैसे अगर हम प्रोडक्ट वाली एपीआई के अंदर गेट प्रोडक्ट्स करते हैं अगर हम अभी, तो ये एपीआई चलती है ना। तो अगर हम अभी इसको गेट प्रोडक्ट्स वाली एपीआई चलाते हैं, ये वाले, तो हमें ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहा है, ऐसे ही है। अब मैं इस पे लगा दूंगा वैलिडेशन, यहाँ पे वेरीफाई मैंने लगा दिया वेरीफाई। अब ये वाला हमें कहां से मिलेगा, मिडलवेयर से। फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ ना, इसलिए आ नहीं रहा। वेरीफाई टोकन, और यहाँ पे सिंपली आके प्रोडक्ट्स में वेरीफाई टोकन इंपोर्ट कर लिया। अब इसका मतलब है ये कि ये रिक्वेस्ट चलने से पहले ये वाला मिडलवेयर चलेगा, वेरीफाई टोकन। अगर वो वेरीफाई करेगा टोकन को
फिर ही वो फेच प्रोडक्ट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसको अब हिट करता हूं दोबारा, वो मुझे का अनऑथराइज एक्सेस। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने टोकन प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो अब हम टोकन अगर हेडर में प्रोवाइड करते हैं, ऑथ के अंदर आके बैरियर टोकन देते हैं, हिट करते हैं, तो वो कहेगा इनवैलिड एल्गोरिदम, यानी मैंने गलत कोई टोकन दिया तो उसने कहा कि इनवैलिड एल्गोरिदम या कोई ऐसा मसला, मतलब अनऑथराइज एक्सेस, क्योंकि हमने गलत टोकन दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम करेक्ट टोकन देते हैं। करेक्ट टोकन हमें ये वाला मिला है, जो कि 1 घंटे के लिए क्या था, वैलिड था। मैं सेम कॉपी करता हूं टोकन को और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अभी ये चल रहा है। अगर वैलिड टोकन मैं नहीं दूंगा, कुछ भी गलत टोकन दूंगा, तो मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। अब वैलिड टोकन वही देगा जो लॉगिन कर रहा है, क्योंकि लॉगिन पे उसको टोकन मिल रहा है। लेकिन टोकन उसको तभी मिलेगा अगर वो हमारा यूजर है। वो क्यों? क्योंकि हमने लॉगिन में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड जो है वो सेट, ईमेल और पासवर्ड सेट की हुई है लॉगिन के अंदर। तो jw.sign के अंदर ईमेल पासवर्ड जो है वो सेट की हुई है, टोकन मिल गया। यानी पहले ईमेल पासवर्ड कंपैरिजन हो रहा है ना, अगर वो हमारा यूजर है फिर ही यूजर मिलता है, अदरवाइज वो इसके अंदर जाता ही नहीं है। जब वो इसके अंदर नहीं जाता तो वो एल्स क्या देता है, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। समझ रहे हो? तो अगर वो हमारा यूजर है फिर ही उसका ईमेल पासवर्ड ठीक होगा। अगर उसका ईमेल पासवर्ड ठीक होगा तो वो फिर ही आगे फर्दर जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। अगर वो नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद अब सिर्फ हमारा इसके अंदर रह गया एक, तो हमने वो पासवर्ड वाली लॉजिक जो है वो अभी ठीक से सेट नहीं की हुई। दूसरा, अब आप जो जो राउट चाहते हो, जो जो राउट चाहते हो प्रोटेक्टेड हो जाएं, तो उसके बाद यानी राउट के नेम के बाद एक और कॉमा डाल के वेरीफाई टोकन। तो वो क्या करेगा, एक्चुअली ये कंट्रोलर चलाने से पहले वेरीफाई करेगा। यानी आप क्रिएट में भी चाहते हो तो इसको चलाने से पहले यहां पे क्या कर दो, वेरीफाई टोकन, ठीक है। और अगर इसमें भी चाहते हो, इसमें भी क्या कर दो, वेरीफाई टोकन। अब हम लॉगिन साइन अप के अंदर भी अगर वेरीफाई टोकन लगा देंगे तो वो उसमें भी एक्सपेक्ट करने लग जाएगा, लेकिन उसमें तो हमारे पास है ही नहीं टोकन, अगर यूजर अभी लॉगिन ही है तो टोकन कहां से आएगा। तो इसलिए वहां भी हम लगाएंगे नहीं। हम हर उस रिक्वेस्ट में वेरीफाई टोकन लगाएंगे जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर हमें क्या देगा, टोकन जो है वो देगा। जैसे इन सारे इसमें लगा दिए। इसी तरह सर्च राउट्स में लगाना है तो उसमें भी लगा देंगे। जिधर जिधर लगाना है वहां वहां पे वेरीफाइड टोकन का हम लगाते जाएंगे मिडल में। वो भी फ्रंट एंड की लॉजिक्स हैं ज़्यादा, नहीं थर्ड पार्टी रिकैप्चर सर्विस को हम यूज़ करते हैं गूगल वगैरह को, तो वो लॉगिन होने के बाद हम वो शो कर देते हैं, उनकी लाइब्रेरी है वो डिस्प्ले कर देती है फिर वो कैप्चर। यानी वो हम कस्टम बिल्ड नहीं करते, कस्टम बिल्ड करने में तो टाइम लगेगा ना हमें, तो फिर हम कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, कैप्चर सर्विस। समझ आई बात? अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज़र साइन अप करे तो वो आगे ऐप में चला जाता है। वो ऐप में तो तभी जाएगा ना अगर टोकन उसको मिले। लेकिन हमारी अब वाली जो एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं कर रही। उसमें क्या चाहिए हमें, यूजर साइन अप करेगा फिर हम उसको लॉगिन पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन अप के अंदर हमें टोकन है नहीं है। अगर आप चाहते हो यार यूजर साइन अप करे, साइन अप करते साथ लॉगिन भी कर जाए खुद से, तो क्या करना पड़ेगा, साइन अप के अंदर भी टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन क्रिएट कर देंगे तो मतलब यूजर लॉग्ड इन है। ऐसा करने के लिए क्या होगा, आथ राउट्स में जाएंगे, आथ कंट्रोलर में जाएंगे, बल्कि साइन अप किया, साइन अप करते ही साथ में क्या कर दिया, यहां पे आपने कांस्टेंट टोकन अवेट जेडब्ल्यूडी टोकन, उसमें ईमेल फुल नेम रोल दे दिया, साथ में प्रोसेस डॉट env में से सीक्रेट की यूज कर ली, एक्सपायर रख लिया सेम माना हुआ, उसने हमें टोकन बना के दे दिया। यहां में
यूजर का जो भी रिकॉर्ड है वो प्लस टोकन वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली तो यूजर वाला रिकॉर्ड भी जो है वो सारा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हम यहीं पे बना लेते हैं। रिक्वायर्ड यूजर फील्ड सारा, क्योंकि यूजर पास करने का फायदा सारा यूजर पास करने का फायदा नहीं है, तो रिक्वायर्ड फील्ड को ऐसे सेट कर दिया और फिर क्या किया आगे फर्दर कि यहाँ पे रिटर्न करके यूजर की जगह रिक्वायर्ड यूजर फील्ड कर दिए। ये सारी फील्ड जो है वो रिटर्न ना। अब जब हम साइन अप करेंगे, जैसे ये तो साइन अप करने नहीं देगा, डुप्लीकेट है, तो हम इसको कह देते हैं ईमेल टू। जैसे ईमेल फुल नेम रोल नंबर टोकन। अब अगर आपने देखा होगा इसका जवाब और जो लॉगिन का जवाब है वो दोनों क्या हैं, सेम है। तो अब इसका मतलब है कि ये यूजर साइन अप भी हो गया और साथ में लॉगिन भी हो गया, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है और जो लॉगिन का रिकॉर्ड है इन दोनों को देखें एग्जैक्ट सेम है। ऐसे ही है ना, सारा कुछ सेव है। तो अगर इसमें भी सेम डाटा है, इसमें भी सेम फील्ड है, तो मतलब यूजर जो है वो साइन अप भी हो गया साथ। अब वो सेम टोकन यूज करके फर्दर काम अपने कर सकता है ना, कोई भी एपीआई कॉल करनी चाहे तो वो कर सकता है। एक नहीं है, अगर 1 घंटे से पहले ब्राउजर चेंज कर लेते हो तो फिर भी दोबारा ही लॉगिन करना पड़ेगा ना, टोकन तो चूंकि उसी ब्राउजर में ही है बस। नहीं, यहाँ बन जाएगा। यानी देखो सेम यूजर है अली टू, इसका भी हमने ये टोकन बनाया। अब अगर मैं सेम अली टू वाले का दोबारा लॉगिन करता हूं, ठीक है, अब साइन अप करते हुए इसका भी 1 घंटे के लिए बना था ना टोकन, और ये भी एक टोकन बनाए। अब इस यूजर के कितने टोकन बन गए, 2 बन गए, दोनों ही वैलिड टोकन है। क्यों, क्योंकि वो भी सेम देखो वैलिडिटी यूजर के डाटा पे मैनेज डिपेंड नहीं कर रही, वैलिडिटी डिपेंड कर रही है सीक्रेट की पे, सीक्रेट की और एक्सपायरी डेट पे। वो कहता है आप मुझे कोई भी टोकन दोगे, अगर वो मेरी ही सीक्रेट की के साथ बना हुआ है तो मैं उसको वैलिड ही बनाऊंगा। तो उसको ये मैटर नहीं कर रहा कि लाइक आपने 50 टोकन क्रिएट कर लिए सेम यूजर के, 50 के 50 ही वैलिड है। ऐसे होता है ना यार कि सेम क्रेडेंशियल से मैं वेब भी लॉगिन कर रहा हूँ, मोबाइल भी कर रहा हूँ, तो मेरे तो 2 टोकन बन गए ना, लेकिन दोनों ही वैलिड है। ऐसा तो नहीं होता कि वेब लॉग आउट हो जाए, वेब भी चल रही है मोबाइल भी चल रही है। लेकिन एक्सपायरी का मतलब है कि 1 घंटे जो भी टोकन जब भी बना है उसने 1 घंटे के अंदर अंदर ही वैलिड है, उसके बाद इनवैलिड है। समझाई बात? 1 वीक कर लें, 1 मंथ कर लें, 1 ईयर कर लें, नो लिमिट कर लें, अनलिमिटेड टाइम तक वो वैलिड है। एक तो ये सीन हो गया, और दूसरा सीन क्या हो गया, यानी एक्चुअली वैलिडिटी 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है। मैंने आपको यहां पे बताया भी था गेट करते हुए, ये मैंने गलत टोकन दिया है, उसने इनवैलिड बोला है, ऐसे ही है। अभी हमने जो ये वाला टोकन बनाया है, अभी इसको वैलिड कह रहे हैं। अब वैलिडिटी एक्चुअली 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो टोकन हमारे ही सीक्रेट की से बनाओ, दूसरा टोकन की एक्सपायरी खत्म ना हो, तो वो उसको वैलिड ही कहेगा, वट एवर डाटा उसके अंदर आप सेव कर लो। यानी टोकन के अंदर डाटा क्या सेव है ये मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं।
अब हमने प्रोडक्ट राउट के अंदर ये वेरीफाइड टोकन लगाया गेट करते हुए। अब अगर टोकन वैलिड दिया तो ये आगे जाने दे रहा है, अदरवाइज ये इसको कॉल ही नहीं करने देता, यानी अगले इसके कंट्रोलर फंक्शन को कॉल ही करने नहीं देता। अज्यूम करो ये ठीक है, कॉल करने दिया, तो अगर वेरीफाइड टोकन में आप देखो तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट में डॉट यूजर करके डिकोडेड डाटा सेव किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप प्रोडक्ट के राउट्स के अंदर फेच के कंट्रोलर में जाओगे, यहां जाने के बाद आपको रिक्वेस्ट डॉट यानी रिस्पॉन्स के अंदर आपने डाटा भेजा, तो मैं आपको यहां पे यूजर भी भेज के दिखाता हूं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर हम फ्रंट एंड से तो भेज नहीं रहे, इसको कहां मिल रहा है, रिक्वेस्ट में कैसे मिल रहा है यूजर, क्योंकि हमने मिडलवेयर के अंदर उसको टोकन को डिकोड करके रिक्वेस्ट में खुद से वेरिएबल इंसर्ट कर दिए यूजर का। अब जब खुद कर दिया तो हम वही वैल्यू कंट्रोलर में जाके ले सकते हैं। तो अगर हमें ये लेना होगा यार यूजर कौन सा लॉगिन है, उसकी ईमेल कौन सी है, तो वो हम आगे कंट्रोलर में वो वैल्यूज ले सकते हैं, कहां से, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में से। तो फेच प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर में कौन सी वैल्यू होगी, जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसकी, तो वही मैंने रिटर्न भी कर दिया टेक्निकली। मैं अगर इसको हिट करता हूं दोबारा, तो ये देखें यूजर के अंदर क्या आ रहा है, डाटा में डाटा आ रहा है, और यूजर में कौन सा यूजर आ रहा है, जिसका टोकन था, यानी इसने टोकन को डी कोड करके वो वाला यूजर डाटा मुझे दे दिया। अच्छा, यही सेम काम जो है वो gwt.io ने भी किया है, डी कोड करके ये इसी तरह का डाटा नहीं दिखा रहा जो डाटा हमें मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर JWT टोकन अगर इसको डी कोड कर पा रहा है तो फिर सिक्योरिटी कहां है। मैं फिर आपको यही बोलूंगा कि वो डी कोड कर रहा है, डी कोड करके उसमें से डाटा भी देख पा रहा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, वो मैक्सिमम यही कर सकता है, डाटा यानी उस टोकन में डाटा क्या सेव है ये बस देख सकता है, अपनी मर्जी से कोई नया टोकन नहीं बना सकता। अगर बना लिया, ज्यूम करो उसने यहां से एक नया टोकन बना लिया, ये वाला नया टोकन हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वेरीफाई करते हुए सीक्रेट की का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वेरीफाई करते हुए उसको सीक्रेट की नहीं मिलेगी, यानी वेरीफाई करते हुए ये वाली सीक्रेट की के साथ वो टोकन नहीं बना हुआ, तो ये वेरीफाई ने ही कहना कि गलत टोकन है। यानी जैसे मैंने देखो यहां पे मैंने गलत डाल दिया टोकन, ये फौरन कह देगा इनवैलिड सिग्नेचर। इनवैलिड सिग्नेचर मतलब उसको ये जो डाटा मिल रहा है वो, यानी वो ये वाला टोकन इसी सीक्रेट की मदद से क्रिएट नहीं किया गया। हाँ, अगर आपने सीक्रेट की किसी को दे दी तो उसने सीक्रेट की को यूज करते हुए टोकन नया बनाया, तो फिर वो वैलिड कंसीडर होगा, लेकिन सीक्रेट की हम किसी को देंगे नहीं। सही। तो अभी तक मैंने आपको ये सिखा दिया कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, यानी अगर आपने एक यूजर वेरीफाई कर लिया हुआ है तो आप उस कंट्रोलर में चले जाते हो, तो वहां जाके आप रिक्वेस्ट डॉट यूजर में से यूजर ले सकते हो। उसका फायदा क्या होगा, उसकी ईमेल, उसकी चीजें लेके आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो। सही। अभी तो मैंने रिटर्न किया ना, इसके अलावा भी इसके बेनिफिट्स होंगे। फिर इसके अंदर जो है हमने देखा कि वेरीफाई टोकन कैसे करना है, फिर हमने देखा कि बहुत सारी डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो हमने इसके अंदर कि JWT टोकन कैसे बनाना है, साइन अप अगर थ्रू लॉगिन साइन अप करते हुए लॉगिन भी करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, JWT टोकन नया क्रिएट कर देंगे। और लॉगिन करना है वो कैसे होगा, अगर किसी राउट के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगानी है कि यार टोकन होगा तो चलेगा। अब ये जिसपे हमने टोकन की ऑथेंटिकेशन लगाई है उसमें हम टेक्निकली कर कुछ क्या रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हेडर में से ऑथराइजेशन में से आपने टोकन रिसीव कर लिया। हम देखें यहाँ ऑथराइजेशन के अंदर टोकन दे रहे हैं भाई टोकन, अगर आप यहाँ देखो ना हेडर के अंदर, तो ये देखो ऑथराइजेशन की में ये वाला टोकन जा रहा है।
इसमें से वो बैरियर को रिमूव कर देता है। ये जो काम कर रहा है ना यहाँ पे कोड, ये जो 1 लेता है, 1 का मतलब है ये बैरियर जो आ रहा है ना साथ में लिखा हुआ, इसको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यानी ऑथराइजेशन की स्ट्रिंग में से जो स्पेस के बाहर वाला हिस्सा है वो ले लेता है, क्योंकि बैरियर के बाद अगर देखो तो स्पेस आ रही है यहाँ पे, ये इसके बगैर वाला फिर वो ले लेता है। लेके वो हमें टोकन मिल गया उसको, उस टोकन को सिंपली उसने, अगर नहीं मिलता टोकन तो हम क्या देते हैं, नो टोकन प्रोवाइडेड। अगर उसको टोकन मिल जाता है तो फिर वो इसको टोकन को JWT.verify में डालता है टोकन, और साथ में सीक्रेट की देता है। अगर वो डिकोड नहीं कर पाता तो वो कैच में चला जाता है। अगर वो डिकोड कर पा रहा है तो वो हम request.user में रख के नेक्स्ट चला देते हैं। नेक्स्ट मतलब मिडलवेयर है ना, अब वो नेक्स्ट को दे देगा, यानी जो एक्चुअल उसका कंट्रोलर है उसको दे देगा वो। अगर उसको यहीं से मसला हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स यहीं से क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। जो वो नो सिग्नेचर वगैरह आ रहा था ना अनऑथराइज्ड एक्सेस, वो यहां से आ रहा है। सही है, तो ये जो है वो चीज है। ओटीपी आने के लिए हमें ईमेल की मल्टीपल सर्विसेज, मतलब दो ऑप्शन है, या हम खुद से भेज दें ओटीपी। खुद से भेजने का मुराद ये है कि हम ईमेल पासवर्ड जीमेल का ही यूज करके खुद अपने सर्वर से अपनी जीमेल में लॉगिन करें और उसके थ्रू हम भेज दें, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड तरीका नहीं है। असल तरीका ईमेल सेंड करना है थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज करके। उसमें एक सर्विस है सेंडग्रिड, काफी यूज होती है, और भी बहुत सारी इसके अल्टरनेटिव जो हैं, छोटी छोटी सर्विसेज हैं जो ईमेल सेंड करने के लिए बनाई जाती हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें, फ्री ट्रायल में 60 मंथ के अंदर 100 ईमेल आप पर डे सेंड कर सकते हो, विच इज गुड। लाइक 100 रोज कर रहे हो तो कितनी हो गई, 3000 पर मंथ, सही नंबर है, आप सेंड कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा 50,000 से 1000 ईमेल तक आपने सेंड करना है तो आपको $19 देने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा पड़ना है तो इस तरह कस्टम उसकी प्राइसिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसको यूज़ कर लें। AWS में EAS की सर्विस होती है, Amazon सिंपल ईमेल सर्विस SES, इसको यूज कर लें, ये भी काफ़ी ईमेल्स देता है। पर 1000 ईमेल पे इसकी ये प्राइस है, तो काफ़ी सस्ता है उसकी निस्बत ना। वो 50,000 पे 19 ले रहा था, ये 0.10 ले रहा है 1000 पे, तो 50,000 पे कितने बन जाएंगे, 50 सेंट, शायद 50 सेंट बन जाएगा ना। यानी 1000 पे ये ले रहा है, तो वो 50,000 ईमेल पे $19 ले रहा है सेंडग्रिड, तो ये 0.10 सेंट ले रहा है। इसको मल्टीप्लाई अगर 50 से करें तो क्या नंबर आता है, 5, तो यानी $5 लगेंगे। तो सेंडग्रिड 19 ले रहा है शायद इतने करने के लिए, तो इससे थोड़ा सस्ता है। इस तरह और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये देती हैं, ईमेल सेंड करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, तो हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हैं कोड में पुश कर देता हूँ।